Hmm. Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan this psychology exam. I am going to discuss about part 4. So आज हम part 4 डिस्कस करेंगे। जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है उन सब चीजों को हम समराइज करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सो सारी हिस्ट्री को हम समराइज करके देखेंगे और मेन मेन पॉइंट देखेंगे इनके। ओके, क्लियर? जी मैम। सबसे पहले क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म था। स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंट एंड एडवर्ड टिचनर ने दिया हुआ था। वुंट ने इंट्रोस्पेक्शन दिया था और एडवर्ड टिचनर ने इसी इनके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था अमेरिका में। ओके, सो इन्होंने इसका नाम रख दिया था स्ट्रक्चरलिज्म। सो ये है वुंट, विलियम वुंट है। सो विलियम वुंट ने क्या किया था? एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन जर्मनी। तो इन्होंने सबसे पहले लैब दी थी जर्मनी में, जो लैब थी। ओके, साइकोलॉजी के फर्स्ट लैब विलियम वुंट ने दिया था। देन इसके बाद देखते हैं डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। इन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस डिफाइन किया था। किस बेस पे? कि ह्यूमन माइंड एंड कॉन्शियसनेस के बेसिस पे। ओके, देन यूज्ड द मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। और इन्होंने यूज किया था कौन सा मेथड? ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया था टू आइडेंटिफाई द बेसिक मेंटल एलिमेंट। इन्होंने इस मेथड के बेस पे आइडेंटिफाइड किए थे बेसिक मेंटल एलिमेंट। बेसिक मेंटल एलिमेंट में क्या क्या आ जाते हैं? थिंकिंग, मेमोरी जी, एंड और थॉट, परसेप्शन। ओके, सो इन्होंने इन सारी चीजों को आइडेंटिफाइड किया था। किसके द्वारा? किस मेथड के बेसिस पे? ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन के मेथड पे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे एडवर्ड टिचनर आए थे, जो कि इनके ही स्टूडेंट थे। तो इन्होंने ट्रांसफर किए थे वुंट आइडिया टू अमेरिका। वुंट के आइडियाज को अमेरिका में पूरे तरीके से फैलाया था टिचनर ने, और टिचनर ने ही स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर यहाँ तक? ओके। ओके, फिर आ जाते हैं विलियम जेम्स। ये है विलियम जेम्स, इन्होंने फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, सो विलियम जेम्स पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी in 1819. The book cover a wide range of topic opening up the field of psychology. So विलियम जेम्स ने बुक दी थी। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक का नाम था। ये 1890 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने कई सारे टॉपिक को कवर किया था साइकोलॉजी के। ओके, जैसे कि जितने भी टॉपिक थे, मेमोरी, थिंकिंग वगैरह, तो सारे टॉपिक को इन्होंने कवर अप किया था। सो आपके लिए याद रखना है कि विलियम जेम्स का कॉन्सेप्ट फंक्शनलिज्म है, और इन्होंने 1890 में बुक दी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक का नाम था, और ये साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक थी। क्लियर यहाँ तक? ओके मैम। ओके, सो देन अपोजिट वुंट एलिमेंटल अप्रोच। और इन्होंने वुंट के अपोजिट वर्क किया था। बिलीव दैट कॉन्शियसनेस इज अ कांस्टेंट फ्लो। इनका क्या मानना था? कि कॉन्शियसनेस जो एक फ्लो की तरह काम करता है। जैसे कि एक फ्लो होता है, एक हवा जैसे चलती है, जैसे कि रिवर में जो पानी बहता है, तो जो एक नदी में पानी जिस तरीके से बहता है, जैसे लहरें आती हैं, उसी तरह से जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन अवस्था है एक पर्सन की, वो एज अ फ्लो ही काम करती है। इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि इनका हम आकार बता सके, जो कि बुंट बता रहे थे। तो इन्होंने कहा इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है? कॉन्शियसनेस जो है एक फ्लो की तरह काम करता है। राइट यहाँ तक? ओके। ओके, देन इसके बाद था बिलीव दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन द यूजफुलनेस और फंक्शंस ऑफ मेंटल लर्निंग एंड परसेप्चुअल एबिलिटी फंक्शनलिज्म। सो इनका मानना क्या था? इन्होंने फोकस किया था कि यूजफुलनेस इन फंक्शंस, मतलब कि फंक्शंस देखना थे कि मेंटल, मतलब कि जो लर्निंग हो रही है, परसेप्शन हो रहा है, ये किस तरह से फंक्शंस कर रहे हैं, उनको इससे मतलब था, ना कि इनकी आकार या स्ट्रक्चर से। सो अब नाउ यहाँ तक अब क्लियर है सारी तरीके से फंक्शनलिज्म और जी हाँ। स्ट्रक्चरलिज्म? अब तो नहीं है कोई डाउट? नो मैम। ओके, देन इसके बाद आए थे बिहेवियरिज्म, जेबी वॉटसन। ये है जेबी वॉटसन।
सो जेबी वॉटसन जो थे आर्ग्यू स्ट्रांगली अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड contended that psychology should focus only on measurable and observable बिहेवियर। सो ये बिहेवियरिज्म का मानना था। ये कौन थे? वॉटसन जो थे या बिहेवियरिज्म वाले जो थे, ये स्ट्रक्चरलिज्म और साथ में फंक्शनलिज्म दोनों के अगेंस्ट थे। इन्होंने अलग से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इन्होंने कहा कि जो जो हम चीज देख सकते हैं, जो बिहेवियर को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसी को ही हम कंसीडर करेंगे, बाकी अदर चीजों को नहीं। अब आपके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं उसको हम देख तो सकते नहीं है, तो इन्होंने बिहेवियरिज्म वालों ने इस कॉन्सेप्ट को ही डिनाई कर दिया था। ओके, कि जो चीज हम देख नहीं सकते उसको क्या ही हम मेजर करें, राइट? जी ओके मैम। ओके, सो डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। इनका क्या मानना था? बिहेवियरिज्म वालों ने डिफाइन किया साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, कि ये बिहेवियर की साइंस है। कौन? साइकोलॉजी। देन द टास्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज टू एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ बिहेवियर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और इन्होंने ये जो बिहेवियरिज्म वाले थे, इनका मानना क्या था? स्टिमुलस आता है, देन रिस्पॉन्स निकल के आता है। इस बेस पे ये काम करते थे कि कोई भी स्टिमुलस है, देन हमने जो रिएक्ट किया, जो रिस्पॉन्स आया, और जो बिहेवियर फिर बाद में निकल के आया, उस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। तो इनकी सारी चीजें इसी बेसिस पे आगे बढ़ रही थी। क्लियर? जी ओके, so believed in the dominant influence of learning and environment as opposite to heredity। इनका मानना क्या था कि जो इन्फ्लुएंस होती है, लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है एनवायरमेंट से, ना अपोजिट टू हेरिडिटी। हेरिडिटी के अपोजिट इनका मानना था कि जिस तरीके का एनवायरमेंट होगा उसी तरीके की लर्निंग होगी। हेरिडिटी का मतलब कुछ भी नहीं है, इनका ऐसा मानना था। जेनेटिक्स जो होते हैं, जो हमें अपने फोर फादर से जो जेनेटिक्स मिलती है, जीन्स मिलती है, उसके बेसिस पे लर्निंग नहीं होती। इन्होंने माना था जिस तरीके के आप एनवायरमेंट दोगे उसी तरीके से लर्निंग होगी। ओके, इनका मानना ये था कि अगर एक बच्चा है, उसको जिस तरीके का एनवायरमेंट दिया जाएगा वो वैसे ही हो जाएगा। डॉक्टर का बच्चा है, तो अगर उसको एनवायरमेंट सही नहीं मिलता तो वो बच्चा भी बिगड़ जाएगा, वो चोर बन जाएगा। और अगर चोर का बच्चा है, उसको अच्छे खासे एनवायरमेंट में रख दिया, जैसे कि डॉक्टरेट वाले एनवायरमेंट में रख दिया, तो वो अच्छा ही करके निकलेगा अपनी फील्ड में। तो इन्होंने एनवायरमेंट पे फोकस किया था, ना कि हेरिडिटी और जेनेटिक मटेरियल पे। क्लियर? जी मैम। क्लियर है? ओके, देन इसके बाद आए थे बीएफ स्किनर। ये भी बिहेवियरिज्म के ही साइकोलॉजिस्ट है। इनकी एक थ्योरी है। सो बीएफ स्किनर का क्या मानना था? अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द बिहेवियरिज्म। ये बिहेवियरिज्म के स्ट्रॉन्ग बिलीवर माने जाते हैं। सो कंट्रीब्यूट एनॉर्मस इन द एरिया ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। सो लर्निंग बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। इनका मानना क्या था? लर्निंग किस बेस पे होती है? बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहा है, बिहेवियर का परिणाम क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे हमारी लर्निंग होती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे नेट की प्रिपरेशन कर रही हो और आप नेट एग्जाम दोगी। ओके, एग्जाम दिया, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि आपका जो भी आपने ये बिहेवियर करा है, इतना सारी चीजें पढ़ी हैं, उसका परिणाम अगर आपका अच्छा आ जाता है तो उसी बेसिस पे आप लर्निंग और भी कंटिन्यू कर दोगी कि अभी तो हमारा 4 नंबर से रुका, अभी तो हमारा 5 नंबर से रुका, बट अच्छी लर्निंग का कॉन्सिक्वेंसेस आपको पहले से ज्यादा अच्छा लगा, उस बेसिस पे आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहेगी। क्लियर यहाँ तक? जैसे कि एक बच्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए कुछ लर्न करने के लिए देते हैं, बोल देते हैं कि होमवर्क पूरा कर लो तो आपके लिए आपकी फेवरेट फूड मिल जाएगा, फेवरेट खाना मिलेगा, पिज्जा मिल जाएगा। ओके, तो वो बच्चा कितनी जल्दी से अपना वर्क फिनिश कर लेता, अपना होमवर्क फिनिश कर लेता है, क्योंकि उसको परिणाम अच्छा मिलने वाला होता है। बाद में पिज्जा की लालच में फिर वो वही करता है कि मम्मी ने बोला कि होमवर्क करना है तो पिज्जा मिलेगा, तो वो होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो लर्निंग का कॉन्सिक्वेंस उसको एंड में सही मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है, तो उसकी लर्निंग उसी बेस पे होने लगती है। क्लियर?
क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है? हेलो, हेलो, जी मैम। क्लियर है? आवाज नहीं जी आ रही क्या? नहीं आ रही है ना। तो जल्दी थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो। emphasized ओके। the role of emphasize the role of reinforcement and punishment in shaping and modify the behavior। इन्होंने emphasize किया कि रोल ऑफ reinforcement, जो reinforcement का रोल है, एंड पनिशमेंट, जो reinforcement एंड पनिशमेंट है वो हमारे बिहेवियर को एक शेप देते हैं और हमारे बिहेवियर को मॉडिफाइड करते हैं एंड शेप देते हैं। reinforcement क्या है, क्या बोलते हैं reinforcement को? आई थिंक किसी पे क्या? reinforcement कृति क्रिया। नहीं, जब कोई चीज, जैसे कि इसको हिंदी में पुनर्वलन बोलते हैं, पुनर्वलन शब्द सुना होगा। तो ये रीइंफोर्समेंट क्या है कि किसी भी चीज को बढ़ाने, मतलब कि जैसे कि रीइंफोर्समेंट होता है कि किसी को रिवॉर्ड दे दिया, किसी को पनिशमेंट दे दी, तो उस बेस पे हमारा बिहेवियर कैसा आएगा। तो उस बेस पे जब हमारा बिहेवियर निकल के आता है, कभी अच्छा भी आ जाता है, कभी बुरा भी आ जाता है, तो वो क्या होता है रीइंफोर्समेंट, मतलब कि रिस्पॉन्स, जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है। ओके, रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ओके, एक तरीके से अगर आप सिंपल फॉर्म में अभी के लिए अगर समझना चाहो तो एक तरीके से ये है कि हम किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, ओके, कोई इनाम दे रहे हैं या कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं, तो ये हो जाता है रीइंफोर्समेंट, और इसी रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे हमारा बिहेवियर निकल के आता है। क्लियर? क्लियर मैम। ये बीएफ स्कैनर की थ्योरी है। आगे जब पढ़ेंगे ये बहुत ही डिटेल में थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट बहुत ही तरीके के हैं, तो वो सारी चीजें हम तब डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू में है, समराइज फॉर्म में है। ओके, जी देन ओके मैम। इसके बाद आया है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो सिगमंड फ्रॉइड फाउंडर है, इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी, जी फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। विलियम वुंड। हाँ, वुंट के लिए। और मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड। हम्म, फ्रॉइड को बोलते हैं। ओके, सो ये फाउंडर है साइको एनालिसिस के। सो अ पर्सनालिटी थ्योरी एंड अप्रोच द साइकोथेरेपी, इन्होंने साइकोथेरेपी भी दी है और पर्सनालिटी थ्योरी भी दिया है। साइको एनालिसिस से ही दोनों निकल के आई हैं। तो इनका मानना क्या था, स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स, जो भी अनकॉन्शियसली जो भी हमारी चीजें होती हैं, हम स्ट्रेस में आते हैं, वो हमें मोटिवेट करती है। सो इनका पूरा फोकस था अनकॉन्शियस माइंड पे। देन उन्होंने एम्फेसाइज किया था रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, साइकोसेक्सुअल स्टेज, और इनका मानना था अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो शुरुआत के 5 इयर्स होते हैं उसमें ही हमारी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बन जाती है, और जब आगे जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। सो इन्होंने अनकॉन्शियस मोटिवेशंस पे वर्क किया है। देन इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे इनका पूरा फोकस रहा है। देन इसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह और भी इनकी स्टेजेस वगैरह आएंगी, ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वगैरह कई सारी हैं, तो वो सारी आएंगी। तो जब इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक ये यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ मैम। ओके, देन इसके बाद आते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सो मैक्स बर्दाइमर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्टार्ट किया। सो फोकस ऑन परसेप्शन ऑफ लो, हाउ परसेप्शन इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इनका फोकस क्या था कि परसेप्शन किस तरह से हम परसेप्शन करते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करती है हमारी थिंकिंग को और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीजों को। ओके, सो गेस्टाल्ट मीन्स क्या था, होल, जी हाँ। configurations pattern, and gestalt psychologists illustrate how we tend to perceive separate pieces of information as a integrated whole। किस तरीके से, gestalt का मतलब क्या है, whole। सो किस तरह से हम चीजों को सेपरेट फॉर्म में ले रहे हैं,
बट एज अ होल ही हम उसको परसीव कर रहे हैं। तो ये इनका मानना था। देन अपोजिट बुंट अप्रोच, ये बुंट के जस्ट अपोजिट थे, ये वाली अप्रोच बुंट के अप्रोच से अपोजिट थी। सो बुंट अप्रोच इन सर्चिंग फॉर अ बेसिक मेंटल एलिमेंट बिकॉज द होल इज मोर देन सम ऑफ पार्ट्स। सो इनका मतलब क्या था कि हम चीजों को होल में देखते हैं, ना कि तोड़ तोड़ कर। हम ऐसे तोड़ तोड़ कर नहीं देखेंगे, उसको हम एज अ होल ही देखेंगे। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ मैम। ओके। देन इसके बाद आएंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में आ जाते हैं कार्ल रॉजर्स। सो कार्ल रॉजर्स ने क्या दिया? फाउंडर द क्लाइंट सेंटर्ड एंड पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। सबसे पहले तो इन्होंने ही ये थेरेपी दी थी। ओके। सो इनका मानना क्या था? बिलीव दैट ह्यूमन नेचर इज इनेटली गुड। इनका मानना था कि ह्यूमन नेचर पैदा ही इनेटली गुड ही होते हैं, अच्छे पैदा ही होते हैं, मतलब कि उनका बाय नेचर जेनेटिकली वो अच्छे पैदा होते हैं, इनेटली वो गुड होते हैं। सो एम्फेसाइज द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन। इन्होंने एम्फेसाइज किया, इन्होंने महत्व दिया, किसको महत्व दिया? ह्यूमन की यूनिकनेस, क्योंकि हर एक ह्यूमन जो है यूनिक है, हर एक बंदा अलग है। तो उनकी यूनिकनेस पे कि हर एक बंदे में यूनिक चीज क्या है उसको फाइंड आउट करना है। देन ग्रोथ पोटेंशियल, उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल लेवल कितना है, कितने आगे तक वो जा सकता है। जैसे कि टीचर्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट के पोटेंशियल को समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है वो कहाँ तक जा सकता है, कितने लेवल की पढ़ाई कर सकता है, तो वो उनको स्टार्टिंग से वही इनकरेज करते हैं। तो इन्होंने उस ग्रोथ पोटेंशियल को एम्फेसाइज किया। एंड ह्यूमन कैपेसिटी फॉर चॉइस एंड हेल्प, और इन्होंने ह्यूमन की कैपेसिटी भी देखी कि उनकी खुद की चॉइस क्या है किसी चीज को पाने के लिए। सो इन्होंने इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया। देन emphasize the importance of each person's subjective experience and perception of the world। और इन्होंने emphasize किया कि हर एक पर्सन का अपना खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का एक परसेप्शन है अपने वर्ल्ड को समझने के लिए। जैसे कि कोई भी है, किसी को नेट की तैयारी करना है, किसी को यूपीएससी में जाना है, तो हर एक बंदे की अपनी खुद की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वो उनका खुद का परसेप्शन है कि उन्हें किस चीज में आगे जाना है, उनकी ग्रोथ कहाँ पे है, उनकी यूनिकनेस, उनके इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो ये सारी चीजों को फाइंड आउट किया किसने? कार्ल रोजर्स ने। इसी चीजों पे इन्होंने महत्व दिया और इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी दी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट? हेलो, नो मैम। आवाज आ रही? जी मैम। ओके। ओके। देन इसके बाद आते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, अब्राहम मास्लो। तो जी हाँ। अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था? अब्राहम मास्लो ने नीड थ्योरी। ओके, नीड थ्योरी दी थी। कौन कौन सी नीड थी? रिवीजन करना, ठीक है, कल ही पढ़ाया था। तो अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था? प्रपोज्ड अ from the lowest level of psychological need to the highest level to self actualization need। so इन्होंने प्रपोज किया था ह्यूमन नीड्स को। ओके। सो सबसे नीचे की जो नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड। ओके। देन इसके बाद सबसे ऊपर नीड क्या थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ओके। देन स्टीम नीड थी, लव एंड बिलोंगिंग नीड थी। सो ये सारी लव एंड बिलोंगिंग एंड स्टीम नीड थी। सो ये सारी नीड थी। ओके। सो स्टडीज इंडिविजुअल हु एम्फेसाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु यूज देयर टैलेंट एंड एबिलिटी टू देयर फुलेस्ट। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि किस तरह से हु यूज द टैलेंट, किस तरह से हम यूज कर रहे हैं अपने खुद के टैलेंट को, अपनी खुद की एबिलिटी को एक फुलेस्ट लेवल तक ले जाने के लिए। मतलब कि हम जैसे कि हमें जीआरएफ चाहिए, तो जीआरएफ तक, जीआरएफ अचीव करने तक हम अपने उस टैलेंट को जो नीचे है अभी, टैलेंट और एबिलिटी को किस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो सारी चीजें हमें जीआरएफ अचीव कराए।
तो अपने टैलेंट और एबिलिटी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एंड लेवल तक बिल्कुल परफेक्टली फुलेस्ट पोटेंशियल तक हमें अचीव हो। राइट, क्लियर। जैसे कि कोई लेडी है, उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो मास्टर शेफ बन गई, तो उन्होंने उस टैलेंट और एबिलिटी को अपने एंड पॉइंट तक फुलेस्ट लेवल तक यूज किया। ठीक है, उस लेवल तक वो पहुंची, तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि वो अपनी खुद की चीजों के लिए इतने ऊपर तक चली गई, तो उनको लिए उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में अचीव हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? हेलो? 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 आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो? कोई डाउट? हेलो? हेलो? कोई डाउट? जी मैम। नो। कोई माइक को ओपन ही रखा करो, ठीक है? हम बीच बीच में पूछते हैं, तो यस नो में अगर डाउट हो तो बोलो। ठीक है, ओपन ही क्लास आपकी है। नेटवर्क इस। हम्म। हम्म। ओके, ठीक है। देन इसके बाद आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो कॉग्निट कंप्यूटर का रेवोल्यूशन इसमें हुआ था। ओके, सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है? कंप्यूटर रेवोल्यूशन, एडवांस साइकोलॉजी इन स्टडी ऑफ थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये क्या था? कंप्यूटर रेवोल्यूशन क्या है? एडवांस साइकोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एडवांस लेवल पे। So cognitive psychologists apply information processing approach to study the human cognition। और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट अप्लाई क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन बीइंग्स रिसीव करता है और किस तरीके से उसमें प्रोसीड होती हैं, वो सारी चीजें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट देखते हैं और स्टडी करते हैं ह्यूमन कॉग्निशन की। आपने मेमोरी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारे मॉडल वगैरह थे, तो उनका यही है कि फर्स्ट मॉडल यही था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ओके, सो उसके बेस पे इन्होंने कॉग्निशन की स्टडी किया। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कंप्यूटर कैन सर्व एज अ यूजफुल मॉडल एंड अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का मानना क्या है कि कंप्यूटर कैन सर्व एज अ यूजफुल मॉडल फॉर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर सर्व करते हैं, हमें यूजफुल मॉडल बना के देते हैं कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स की, किस तरीके से ह्यूमंस इंफॉर्मेशन लेता है, देन प्रोसीड करता है और मेमोराइज करता है, देन रिट्राइव करता है। तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हेलो? क्लियर है यहाँ तक? हेलो? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट? नहीं? हेलो? हेलो? कोई डाउट? कोई डाउट? साहिबा? नहीं? ओके। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का ये पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए कि टाइम स्पान क्या है, पियनर क्या है, मेन इवेंट क्या है और स्कूल ऑफ थॉट क्या है। सो 1879 से 19 के टाइम में विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स आते हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म दिया था और इन्होंने, विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म दिया।
देन एडवर्ड टिचनर ने क्या किया, स्ट्रक्चरलिज्म दिया, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन दिया था। ओके, इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने ही दिया था। देन जॉन वी वाटसन ने बिहेवियरिज्म दिया। देन मैक्स बर्गहाइमर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी है। ओके, देन सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस दिया है। देन 1913 के समथिंग एंड 1917 के समथिंग बीएफ स्किनर आए गए थे, तो इन्होंने बिहेवियरिज्म दिया। देन कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी दी। देन कंप्यूटर का रेवोल्यूशन होने लगा, सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये आ गया। ब्रेन रिसर्च एंड इमेजिंग फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आ जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।